चलें जी, तो क्या है हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, आज हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करें और हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो? इसके अंदर जो है आप अपना स्टाइल भी ऐड कर सकते हो बट किसी बेसिस पर, किसी लॉजिक के बेसिस पर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके आपको सिर्फ एक वेबसाइट दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप के नाम से, ठीक है? बूटस्ट्रैप के ऊपर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और इसके ऊपर पहुँचते हैं। एक तरह का बूटस्ट्रैप वैसे हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, हमारी सीएसएस का फ्रेमवर्क है, जो क्या काम करता है कि हमारा जो सीएसएस का हमने इतना लंबा कोड लिखा है, इतना ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर खपे हैं कि हमें वो काम बहुत ईज़ी करके दे देता है। और इसके थ्रू अगर आप कोई भी टेम्पलेट बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही रिस्पॉन्सिव होती है। आपको मीडिया क्वेरी ऐसे ये सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। आप लोग देखोगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है ना, क्या है मेरी नैवर कुछ इस तरह से आ रही है। बट मैं जैसे इसको छोटा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी नैबर के सारे लिंक्स जो हैं वो उनकी कह सकते हैं कि डिस्प्ले नन हो चुकी है, वो मुझे नहीं दिख रहे इस टाइम पे आके, ऐसे ही है ना। और मेरा जो लोगो है उसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो चुका है, यहाँ पे आके वो सेंटर में आ चुका है, यही हो रहा है ना। लेकिन उसकी साइड में एक बटन भी आया हुआ है कुछ ये, और अगर मैं इसके ऊपर आकर करता हूँ क्लिक, तो क्या होता है साइड से एक साइड बार खुल के आता है जिसके अंदर मेरे वही सारे लिंक्स पड़े हुए हैं जो कि एक नैब बार के अंदर होते हैं। इसको मेरी हम लोग हैमबर्गर बोलते हैं, हैमबर्गर। अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। ये काम प्योर एचटीएमएल सीएसएस से आप नहीं कर सकते हो। अब ये काम है क्या, अगर मैं आपको इसका लॉजिक दिखाऊं कि ये काम हो क्या रहा है। आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलो पहले तो आपको बस एक छोटा सा सिनेरियो दिखा रहा हूँ। बड़ी स्क्रीन के ऊपर क्या है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है हमें कि एक नैवबार हाइट जिसकी आईडी नैवबार हो सकती है, उसके बाद इसके अंदर पहला चाइल्ड उसका होगा लोगो, दूसरा चाइल्ड होगा उसके सारे लिंक्स और तीसरा चाइल्ड होगा उसके ये वाले आइकन सारे। ऐसे ही है, उसने क्या काम किया हुआ है, उसने मेरे लोगो और मेरे सभी के लिंक्स को एक डिव के अंदर रखा है और बाकी आइकन्स को एक सेपरेट डिव में रखा है, दोनों की जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दिया। ऐसे ही लग रहा है मुझे, कुछ इस तरह का काम हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अगर इसी चीज को छोटा करते हैं तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो यहाँ पे आके विड्थ होगी वो मे बी 800 पिक्सल या 700 पिक्सल हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही है। तो क्या इसका लॉजिक ये नहीं होगा कि मीडिया क्वेरी डाली हुई है यहाँ पर, जैसे ही उसकी विड्थ जो है वो 800 पिक्सल तक पहुंचती है, आप मेरे लिंक्स की डिस्प्ले को नन कर दो, यही लॉजिक होगा ना इसका। तो अगर मैं प्योर कस्टम कर कोड इसका करता हूँ तो यही कोड इसका होगा कुछ कि जैसे उसकी विड्थ जो है वो 800 पिक्सल तक पहुंचती है मीडिया क्वेरी में जाके, 800 पिक्सल पर जैसे ही पहुंचती है आप क्या काम करो, आप उस डिस्प्ले को नन कर दो, मेरे लिंक्स की डिस्प्ले को नन कर दो। बड़ी स्क्रीन पर ये हो सकता है कि बड़ी स्क्रीन पर भी हमारे पास ये वाला आइकन पड़ा होगा, ये वाला आइकन पड़ा होगा, बट बड़ी बाय डिफॉल्ट हमने इसको डिस्प्ले नन किया होगा। हम बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये नन है, डिस्प्ले इसकी नन, बट जैसे ही 800 पर पहुंचे मेरा आइकन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए या डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए ताकि वो मुझे शो हो जाए और मेरे जो इन लाइंस लिंक्स है सारे वो डिस्प्ले हो जाए नन। ये सारा काम हो गया हमारी सीएसएस का। ऐसे ही है ना, प्योर सीएसएस है ये, तो इसमें हमारा कोई जेएस का काम नहीं है। जेएस का काम आगे आता है कि जब हम छोटा करते हैं तो हमारे पास वो जो आइकन आ रहा है हमें लेकर आने वो सारी नैप बार को इस एक बटन के अंदर, ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो इस बटन के ऊपर जो है ना एक क्लिक किया जा रहा है तब जाकर एक साइड बार खुल के आ रही है। अब ये जो क्लिक है ना यहाँ पे आके, ये एक तरह का इवेंट होता है। हमारी जो पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट है ना वो सारी इवेंट्स पर बेस करती है, फंक्शंस पर बेस करती है और बस इन्हीं के ऊपर बेस करती है, इनके अलावा उसके ऊपर कोई काम ही नहीं है। हर जगह पर आप अपना फंक्शन बनाते हो, आप अपने वेरिएबल्स बना रहे होते हो और ये सारे काम कर रहे होते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हो आप। अब उससे क्या काम किया हुआ है, एक अपना फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या काम कर रहा है, वो हमारी इस पूरी पूरी नैप बार को इसके अंदर स्टोर कर रहा है एक आइकन के अंदर, और वो एक इवेंट फायर कर रहा है कि ऐसे उस पर क्लिक हो तो मेरा वो फंक्शन रन करे और मुझे मेरी नैप बार की डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक होती है दिख जाए, बस ये इतना सा काम इसके अंदर हो रहा है। अब इस तरह के प्योर जो काम होते हैं ना, इस तरह के जो लॉजिक वाले काम होते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते अपनी सीएसएस के अंदर। सीएसएस जो है वो आपकी क्या है, स्टाइल शीट है, और जो हमारी एचटीएमएल है वो मार्कअप लैंग्वेज है। बट यहाँ पर जो आ जाती है ये हमारे पास आ जाती है हमारी स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के साथ जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ये वेब डेवलपमेंट ही करते हो और कोई काम नहीं करते हो। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। इसके अंदर जो है आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, आप इसके अंदर गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, आप इसके अंदर एथिकल हैकिंग कर सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर एआई का काम कर सकते हो, हर एक काम इसके अंदर कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इसके अंदर हो जाता है, आपका रोबोटिक्स भी इसके अंदर हो जाता है।
आपका जो जावास्क्रिप्ट है ना बहुत ही एक वास्ट लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि हमने जितना काम पढ़ना है इस पूरे कोर्स में बस जावास्क्रिप्ट हमारी पूरी उतनी ही है। ये लैंग्वेज एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। लाइक इसने जो पहले हमारे काम होते थे, जो पाइथन का काम होता था, जो पीएचपी का काम होता था, इसने उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। या आप सिर्फ मुझे यूज करो, आप लोगों को ऐसे किसी और चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ये कहा जा सकता है कि इसका कोड एज कम्पेयर टू उनके कोड्स के थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग एआई के काम में जाते हैं तो पाइथन वहां पर इजी हो जाती है, बट ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी वहां पर। बस इस तरह की कुछ चीजें हैं, बट ये जो है हर वो काम कर सकती है जो कि एक मॉडर्न लैंग्वेज करती है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जो है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो जो मोस्टली डेवलपर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, हमारी जावास्क्रिप्ट को। मोस्टली यूजर आपकी जावास्क्रिप्ट पर हैं। और अगर आप लोग देखोगे, आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन में देख लो, पूरे इंटरनेट के ऊपर 100 में से 95% आपकी एप्लीकेशन जेएस के ऊपर बनी हुई है। आपकी जो जावास्क्रिप्ट है ना वो 95 एप्लीकेशन के ऊपर है, उसमें फ्रंट एंड में यूज हो रही है। क्योंकि आप मैंने आपको जो स्टार्टिंग पर चीज बताई थी, हमारा वेब पेज काम किस तरह से कर रहा है। google.com एंटर किया, क्या हुआ, google.com आ चुका है। बट क्या हुआ, एक बैकएंड पर रिक्वेस्ट गई थी, उसके सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट गई थी कि यार फलां जगह पर इस बंदे को google.com चाहिए, ऐसे ही है। उसने उस रिक्वेस्ट को चेक किया कि ठीक है यार ये बंदा ठीक ठाक है, कोई हैकर तो नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग तो नहीं कर रहा है यहाँ पे आके। उसको जब लगा कि यार ठीक है ये कोई मसला नहीं खड़ा कर रहा मेरे लिए, उसके बाद उसने क्या काम कि उसका रिस्पॉन्स देते, और वो रिस्पॉन्स देते हमेशा 3 लैंग्वेजेस में, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। हमेशा मैंने आपको बताया जो हमारी JS है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज होती है। अब होता है कि आप जो डिफरेंट स्टैक्स यूज करते हो उसपे सिर्फ आपका बैकएंड का चेंज होता है। फ्रंट एंड में आपके लिए मस्ट है कि आप JS को यूज करो, ये मस्ट हो जाता है फ्रंट एंड में। बस आपका बैकएंड का स्टैक चेंज हो जाता है कि चलो बैकएंड में आपने अगर JS को यूज नहीं करना, आप PHP को यूज कर लो, लारावेल के साथ यूज करो, आप पाइथन के साथ Django को यूज करो, फ्लास्क को यूज कर लो, आप जावा को यूज कर सकते हो, आप Ruby on Rails को यूज कर सकते हो, फ्रेमवर्क्स हैं इस तरह के। लेकिन क्या चीज है, फ्रंट एंड में आपके पास JS की जरूर यूज होनी है। तो डेवलपर्स मोस्टली इसलिए इसको प्रेफर करते हैं कि सिंटैक्स हमारा एक ही रहने वाला है, तो क्यों ना हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही JS को यूज कर लें, ज्यादा इजी हो जाएगा। वरना फिर क्या होता है, आप लोगों को 3-3 4-4 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। फ्रंट एंड में आप सीखते हो अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, सीखते ही हो, जरूरी है ये। बैक एंड में अगर आप JS को नहीं करते हो, आप जाते हो PHP के ऊपर, चौथी लैंग्वेज वैसी आ गई, आप पाइथन के ऊपर चले जाते हो, चौथी लैंग्वेज वैसी आ गई। तो इसलिए डेवलपर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि नहीं यार हम लोग इसी के ऊपर आकर सारा काम करते हैं। आपको बताऊं 2020 के 2019 में एक सर्वे हुआ था इस चीज का कि यार हम लोग जो है अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करें, मोस्टली जो लैंग्वेज प्रेफर हम लोग करें वो कौन सी होगी। 48% जो डेवलपर्स थे ना उसके, उन्होंने बोला कि आप JS को यूज करें। बाकी जो 52% थे उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रेफर किया, बट 42 ने ये प्रेफर किया, 48 सॉरी, उन्होंने बोला था कि आप नहीं यार आप JS को प्रेफर करें। और JS के अंदर उन्होंने एक स्टैक को प्रेफर किया था, मर्न स्टैक को, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js। बिकॉज जो हमारे पास दूसरे स्टैक्स आ जाते हैं उनमें लैंग्वेजेस भी डिफरेंट आ जाती है। जैसे आपका लैम्प है, लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP, आपका पूरा स्टैक डिफरेंट हो जाता है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। बट वहां पर भी आपको फ्रंट एंड में JS को यूज करना मस्ट है। तो इसलिए डेवलपर्स प्रेफर करते हैं कि नहीं यार ठीक है हम लोग JS को स्टार्ट करते हैं, इसी को लेकर कर चलते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन उठाकर देख लो उसमें JS यूज हुई है फ्रंट एंड में, अगर बैक एंड में नहीं हुई है तो। लाभिस इस बैच में तो आई थिंक नहीं है, ये नहीं है ना? हाँ आपको बहुत हंसी आती है, आपको मैनर्स नहीं है क्लास में बैठने के, इतनी हंसी आ रही है, ठट्टे बाहर जाके लगाएं। ठीक है, सुन लिया, जरूरी करवानी होती है आप लोगों ने। उसके बाद चुप हो गया। हाँ
क्यों इतना खपाते हो यार कसम से। खैर वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। इस पर वापस आते हैं, हम लोग मूव करते हैं। तो ये क्या चीज है हमारे पास, हम लोग जेएस के ऊपर बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, हम लोग इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, हमारे फ्रंट एंड में भी और हमारे बैक एंड में भी जाकर, ऐसे ही। तो हम लोग अब यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, पहले हम लोग इसको फ्रंट एंड के लिए देखेंगे और बैक एंड के लिए देखेंगे आगे जाकर। अब फ्रंट एंड में हम लोग यहाँ पे आके जो स्टैक को यूज कर रहे हैं वो कौन सा स्टैक है, मर्ज स्टैक है, जिसमें 4 टेक्नोलॉजीज है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस। और अगर मैं आपको बताऊं, ये चारों टेक्नोलॉजीज जो है ये हमारी जावास्क्रिप्ट ही है। आप अगर अभी मैं आपको अगर पूरा एक इसका लेकर चलूं साइकिल क्या चलने वाला है हमारा, तो तकरीबन हमारा 1 मंथ जो है हम लोग इसके सिंटैक्स को देखने वाले हैं, सिर्फ सिंटैक्स को। ऐसे जिसके लॉजिक बिल्डिंग वगैरह हम लोग ज्यादा नहीं देखने वाले हैं, इसके सिंटैक्स को देखने वाले हैं कि क्या क्या हमने काम करना है। उसके बाद में भी हमारे आई थिंक 4 मंथ बच जाएंगे तकरीबन, ऐसे ही है। 3 कितना टाइम गुजर गया हमारे बैच को, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे तकरीबन 3 मंथ बच जाएंगे। 3 मंथ में हमने जो है इसको एडवांस में लेकर चलना है। फिलहाल हम लोगों ने इसके सिर्फ सिंटैक्स को देखना और बेसिक्स को देखना है, क्योंकि वही चीजें आगे उन चारों टेक्नोलॉजीज में यूज होनी है। हमारे पास जो हमारा रिएक्ट आता है वो क्या काम करता है, हमारा फ्रंट एंड बनाता है। जो काम हम लोग अब तक अपनी एचटीएमएल और सीएसएस में कर रहे थे, प्योर एचटीएमएल सीएसएस में, आगे जाके हमें वो वही काम अपना रिएक्ट में रहकर करना है। आगे जाके हमें कोई भी अपनी डॉट एचटीएमएल की फाइल बनानी ही नहीं है। जी हाँ, आगे जाके जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ फाइल्स होंगी डॉट जेएस की। आपको कोई भी डॉट एचटीएमएल की फाइल नहीं मिलने वाली आगे जाकर। आपको मैं अगर दिखा दूं, आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे आके आप देखें, अगर हमारा दूसरा बैच 19 बैच को देख लें, रिएक्ट कोर्स उसमें चल रहा है हमारा, और इसमें आप लोग चेक कर लो, पूरी की पूरी हमने एप्लीकेशन बनाई है, बट उसके अंदर कोई भी एचटीएमएल की फाइल नहीं होगी हमारी। ये देखें, ये है सारा जेएस है, ये सारी कौन सी फाइल है, जेएसएक्स है, .jsx है। कोई भी एचटीएमएल की फाइल आपको नहीं मिलने वाली यहाँ पे आके, और ये काम वही करेंगे जो एचटीएमएल वाला काम करती है, ठीक है। और लेकिन ये जो चीज है ना, ये एक सेपरेट चीज आ जाती है, जेएस और जेएसएक्स बिल्कुल सेपरेट चीज है। अगर मैं इसको जेएस पे करता हूँ तो वो भी काम करेगा, बट मेनली बताने का मुद्दा ये है कि हम लोगों ने आगे जब प्योर जेएस को यूज करना है, एचटीएमएल का तो काम ही नहीं है आगे हमारे पास। एचटीएमएल हमने इसलिए किया है बिकॉज उसका स्ट्रक्चर हमने समझना था, स्ट्रक्चर वही यूज हो रहा है। अगर आप लोग देखो, भले ये .js की फाइल है, बट यहाँ पर img का टैग वैसे ही यूज हो रहा है, div का टैग वैसे ही यूज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर और कोई टैग देखना चाहते हो कहीं पर भी, वो सारे टैग वहीं पर वैसे ही यूज हो रहे हैं। आर्टिकल का टैग है हमारे पास, मेन का टैग है, div का टैग है, हर एक टैग वैसे ही यूज कर रहा है, वैसे यूज हो रहा है। हमने HTML को देखा उसका सारा स्ट्रक्चर चेक करने के लिए, बट अगर आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, वहां पर आप प्योर HTML में काम नहीं करते हो कभी। ऑब्वियसली हम लोगों ने सारा प्रोजेक्ट बनाना है इसके ऊपर। ये हमने ओके, ये हमने कल की ही क्लास में ये बनाया था, npm start में कर रहा हूँ इस चीज को। हमने कल की क्लास में एक टूवर्स प्रोजेक्ट बनाया था, हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स इसलिए बैच में भी बनाएंगे इंशाल्लाह। इसमें जो है 5 हमारे पास टूवर्स हैं जिसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर हमने जो है इसके ऊपर फंक्शनलिटीज ऐड की थी कि आप इसको जो है लोडर डाल सकते हैं अपना। देखें जरा, ओपन करते हैं इसको। इसके बाद जो बैच है 11:30 जिसकी क्लास है, ये उसका है। ये है एक लोडर, कुछ टाइम के लिए जो है हमें वो शो होता है। ये हमारे पास बैच है सारी चीजें। ये हमारे पास उसका टाइटल है हमारे टूर का, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास ये है, उसकी प्राइस ये है। रिमूव पर क्लिक करेगा वो रिमूव हो जाएगा हमारे पास टूर सारा। अगर वो रीड मोर पर क्लिक करता है तो आप इसको रीड मोर कर सकते हैं, वरना शो लेस कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, एक एक करके सबको रिमूव कर दें, सारे रिमूव हो जाएंगे एट द एंड जाकर। रिलोड करने से वापस आ जाएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ, वो सारी पहले लोडर आया कुछ टाइम के लिए, फिर वो वापस भी आ गए हमारे पास। तो ये जो काम है ये प्योर हमने जेएस के ऊपर रहकर किया हुआ। अगर इंटरनेट की स्पीड जो है ना बहुत फास्ट हुई तो ऑब्वियस आपको लोडर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी लोडिंग बहुत फास्ट हो रही होगी ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैंने अपना इंटरनेट स्लो किया हुआ है। मैंने क्योंकि कल हमारा इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट आ रहा था तो हमने इसको स्लो कर लिया था। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर जाकर आपके पास ऑप्शन होता है, ये देखिए मैंने स्लो 3G किया इसको, स्लो 3G। बाय डिफॉल्ट आपका ये होता है फास्ट होता है, नो थ्रोटलिंग होता है, सॉरी बाय डिफॉल्ट नो थ्रोटलिंग होता है। क्या हुआ, टाइम ऐड कर सकते हैं, सेट टाइम आउट वगैरह आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर होते हैं। बट वहां पर यही चीज है, मैं अगर एक यूजर हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ज्यादा वेट करूं। आप अगर आते हो, आपने अगर ऐसी एप्लीकेशन बनाई हुई है और वहां पर आप कहते हो कि यार आपने यूजर को 3 सेकंड्स के लिए बस वेट करवाना ही करवाना है, 3 सेकंड के लिए आपने ये वाला जो लोडर है वो यूजर को शो करवाना है 3 सेकंड के लिए। मैं बार बार अगर 3 सेकंड मेरे वेस्ट होंगे ना, मैं वो वैसी चिड़चिड़ जानी है मुझे कि बार बार 3 सेकंड ये वेस्ट कर रहा है।
तो कभी भी ये प्रेफर नहीं किया जाता कि आप एक स्पेसिफिक टाइम दे दो कि इतना टाइम यूजर ने वेट करना ही करना है। आप यूजर पर डिपेंडेंट होते हो कि यूजर का जैसा इंटरनेट होगा उसको लोडर वैसा दिखेगा, ये डिपेंड करते हैं आप। ठीक है, आप ऐसे अपना टाइम दे दो, वो काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बट मसला ये है कि वो उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, फिर हमारा जो यूजर है उसको वेट करना पड़ेगा, और अगर यूजर को वेट करना पड़ा, गया यूजर हमारा, वो गालियां देके जाएगा गंदी गंदी, तो इसलिए हमें वो नहीं करना है। ठीक है, खैर तो ये सारी काम हम करेंगे आगे जाके। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्ट वाले को भी बंद कर रहे हैं हम लोग। चलें जी, तो अब हम लोग अपनी जेएस को स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी जावास्क्रिप्ट को। अच्छा, एक काम करेंगे, अपना आंसर वो सामने रूम में जाएंगे आप, और वहाँ पे नॉक करके बोलेंगे कि मेरे बैग से मेरा चार्जर दे दें सेल फोन का, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो मेरा डेटा बंद हो जाएगा। इधर सामने। चलिए जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके हमारी जावास्क्रिप्ट को हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या काम कर रही होती है, हमारी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम कर रही होती है, और हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वही हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी कुकीज के लिए भी। कुकीज का आइडिया है किसी को? कुकीज बता दें फिर आके। बिस्किट है, बिस्किट में कौन सी जो है हमारी जावास्क्रिप्ट यूज होती है? हमारा जो डेटा है ना वो उनके पास सेव होता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास सेव होती है, और वो किस फॉर्म में सेव होती है आप क्या लिख सकते हो, लोकल स्टोरेज में वो सेव हो रही होती है। आपकी जो डिवाइस है ना उसकी एक लोकल स्टोरेज होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो लोकल स्टोरेज मींस आपका ये जो पीसी है, ये डी ड्राइव है, ये आपकी लोकल स्टोरेज नहीं है। आपकी लोकल स्टोरेज होती है आपका ब्राउजर। इसके अंदर जो है ना आपका जो ब्राउजर है यहाँ पे आपकी एक लोकल स्टोरेज होती है स्पेसिफिक, उसके अंदर आकर आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। लाइक आप देखते हो कि अक्सर आपके जो पासवर्ड्स होते हैं ना, आप जैसे कोई भी इनपुट फील्ड ऐड करने लगते हो, क्लिक करते हो, आपका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट वहां पर वैसे ही आ जाता है, क्योंकि वो आपकी इस लोकल में सेव हो रहा होता है पहले। ऐसे ही है इससे कि जो कुकीज का काम है ना, जो स्टोरेज का काम होता है, वो भी हमारी जेएस के थ्रू हो सकता है। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं पहले, उसके बाद आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं उसको, उसकी बेसिस पर हमें रिजल्ट शो हो रहा होता है आगे जाके। तो खैर बातचीत काफी हो चुकी है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जरा आके 24 बैच। और अब यहाँ पे आके मैं अपनी एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ मेरे JS या फिर हमारी जावास्क्रिप्ट। डन है हमारी आगे जावास्क्रिप्ट, और अब इस पेज को जो है हम लोग ओपन विद कोड कर रहे हैं यहाँ पे आके, और देखते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट काम क्या कर रही है। हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देखी हुई है ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, मैंने इसके बारे में बहुत बात की हुई है कि हमारा कोड जो है, अगर आप पहली लाइन पर हमारा कोड है और दूसरी लाइन पर आप दोबारा से उस चीज को रिपीट करते हो तो पहला कोड जो है वो ओवरराइट हो जाता है, दूसरी लाइन आ जाती है हमारे पास। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ही है ना हमारे पास। ठीक है, लाइक अगर मैंने जो है डिस्प्ले फ्लेक्सी प्रॉपर्टी फर्स्ट लाइन में दी हुई है और अगली लाइन में आकर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, तो कौन सी अप्लाई होने वाली है? एरिया डिस्प्ले ब्लॉक होने वाली है हमारी अप्लाई, क्योंकि मैंने बाद में दी है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन हमारी एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे जो है ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हमारी HTML और CSS पे ऐसे इतना काम नहीं कर रही थी, हमें पता भी चल रहा था इतना काम, बट यहाँ पे अब हमें पता चलेगा। एक मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि हमारे पास 4 पेजेस हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, इन्फो, कॉन्टैक्ट लगा लो, 5 हो गए। ठीक है, हमारे पास ये 5 पेजेस आ चुके हैं, और जब ये 5 पेजेस आ चुके हैं तो मेरा सेल फोन डेटा उसका इंटरनेट जा चुका है। अब ऑन हुआ है, तो ये जो हमारे 5 पेजेस है ना, जितने भी हमारे 5 पेजेस हैं, लेट्स सपोज होम के ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा नहीं हुआ, हमारे होम के ऊपर यूजर आता है और उसके पास सामने वो 0.5 सेकंड में हमारी वो एप्लीकेशन आई, वो वेब पेज आ जाता है हमारा, वो पहुंचता है हमारे अबाउट पेज पर, अबाउट पेज पे ज्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है आ गया, वो पहुंचता है फिर सर्विसेज वाले पेज के ऊपर, और सर्विसेज वाले पेज के ऊपर मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा लॉजिक डाला हुआ है कि आपको काउंटिंग करनी है 0 से लेकर 1000 तक। जैसे एग्जांपल कि आपने क्या काम करना है, जैसे वो अबाउट सर्विसेज के पेज के ऊपर आता है ना, आपने क्या काम करना है, 0 से लेकर 1000 तक काउंटिंग करनी है। तो क्या होगा, वो काउंटिंग जब करेगा तो वो अगले कोड को ब्लॉक कर देगा, बिकॉज 0 से लेकर 1000 तक काउंट करने में उसको टाइम लगेगा। जब तक उसकी काउंटिंग पूरी नहीं होगी, वो मेरा सर्विसेज का पेज, वो मेरा कॉन्टैक्ट्स का पेज, वो मेरा इन्फो का पेज, अगले पेजेस को रेंडर नहीं कर पाएगा जब तक मेरी वो अबाउट पेज की काउंटिंग को पूरा नहीं करेगा। ये होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ब्लॉक कर देना। फिर उसने क्या काम किया, मैं जैसे अबाउट के पेज पर आया हूं ना, उससे अगले सभी पेजेस को ब्लॉक कर दिया, जब तक ये मैं रेंडर नहीं होऊंगा आगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और ये सिर्फ एक यूजर की बात नहीं है, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, ये बैठे हैं कोई अफगानिस्तान में, कहीं बैठे हुए हैं हमारे पास ये। ठीक है, तो क्या है, मैं एक एप्लीकेशन चलाता हूँ जिसमें मैं होम पेज पर आता हूँ, ये चलाते हैं, ये जाते हैं अबाउट पेज को, एप्लीकेशन सेम बट हम लोग बहुत डिफरेंट जगह पर बैठे हुए हैं।
अगर मैं अब उस अबाउट पेज के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना कि मुझे अबाउट पेज आप यहाँ पे आके लाकर दे दो, इनका पेज ब्लॉक हो जाएगा। भले ही वो मेरे से इतना दूर बैठे हुए हैं, बट हम लोग एप्लीकेशन एक ही यूज कर रहे हैं। अगर उसके अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो और उसके अंदर आप इतना सा काम, इतना आपका जो कोड है वो टाइम लेगा रेंडर करने में, इनका कोड ब्लॉक हो जाएगा, इनका पेज रन नहीं करेगा जब तक मेरा कोड रन नहीं होगा, जब तक मेरा पेज रेंडर नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये होती है हमारी मेन जो है ब्लॉक करना अगले कोड को। हमारी जो जावास्क्रिप्ट है इसका बहुत काम करते हैं, तो हमें इस सब चीजों से बचना होता है। आप कह सकते हो कि इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कॉल बैक्स। हम लोग फिर इनको कॉल बैक्स देते हैं कि नहीं यार, आपने आगे किसी और यूजर को ब्लॉक नहीं करना, आप खुद ब्लॉक हो सकते हो तो हो जाए, लेकिन आपने आगे हमारे किसी यूजर को ब्लॉक नहीं करना। फिर वहां पर कुछ इसके लॉजिक्स हैं, सिर्फ ये बेसिक समझना है कि ये क्या क्या चीजें हैं, आगे फिर हम इसको एडवांस में लेकर चलेंगे प्योर जब हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएंगे फिर हम लोग आगे जा पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी एक फाइल जनरेट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ index.js, बल्कि पहले तो HTML करते हैं ना, index.html, और इस बार मेरी CSS कोई फाइल नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे स्टाइल तो कुछ करना ही नहीं है। CSS HTML में कोई मसला है हमें? सबको क्लियर है? मैं कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि आपको मैं कोई भी टेम्पलेट दे दूं, आप काम कर लोगे उसके ऊपर, कर सकते हैं? डन है फिर। अच्छा, तो अब हम लोग फिर यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, अपनी JS को स्टार्ट करें, जावास्क्रिप्ट ये होगी। और अब यहाँ पे आके मैं अपना बहुत ही एक बेसिक तरफ का कंटेंट बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर div.container, जिसके अंदर आकर मैं अपना p.content ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा, जिसके अंदर लॉरम करके जो है मैं 50 वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ और इतना। देन उसके बाद जो है मैं अपना एक बटन ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर बस एक रीड मोर या कुछ भी इस तरह का काम आप लोग जो भी करना चाहते हो आप लोग कर सो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है क्या, हमारा वेब पेज, और मैं जरा इसको जो ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। और अब जो है ना यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पर आकर हम लोग अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट्स मोस्टली यूज करने वाले हैं। अब हमारे इस वेब पेज के ऊपर कोई काम नहीं होने वाला, ये वेब पेज खुला हुआ मेरे पास, मुझे इसके ऊपर फिलहाल कोई काम नहीं करना, मुझे अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं, लॉजिक्स बनाने हैं अपने। तो हम लोग वो क्या काम करेंगे, आप करेंगे राइट क्लिक, अपना इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा है ये एलिमेंट्स यहाँ पे हमारी एचटीएमएल होती है, साइड में हमारी सीएसएस होती है, बट एक और चीज है कंसोल। इस कंसोल में हम लोग अपनी जेएस लिख सकते हैं, हमारी जावास्क्रिप्ट। तो हमें सारा का सारा काम इसके ऊपर आकर करना है, वेब पेज नहीं है हमारे पास, ऐसा समझो। हम लोग करेंगे वेब पेज के ऊपर काम, बट अभी नहीं, पहले हम इसके लॉजिक सेट करने हैं अपने सारे। तो कंसोल मैंने अपना खोल लिया, और अब हमारे पास क्या सीन है, जिस तरह से हमारे पास जो है ना सीएसएस की कितनी टाइप्स है हमारे पास लाइबा? 3। कौन कौन सी लिया? तो इसी तरह से हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसकी भी 3 टाइप्स हैं, इनलाइन भी है, इंटरनल भी है, और एक्सटर्नल भी है। और लॉजिक इनका वही है, इनलाइन क्या है, आपके टैग के ऊपर आकर काम करती है, इंटरनल क्या है, आपकी उस फाइल के ऊपर आकर काम करती है, और जो एक्सटर्नल है वो आपकी एक सेपरेट फाइल हो सकती है, ठीक है, वैसे ही काम है। तो मैं क्या काम करूँ, मैं इनलाइन तो यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इनलाइन हमें इवेंट्स में यूज करना पड़ता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आके यूज करूँ मेरी इंटरनल जेएस को यूज कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अपने हेड टैग के ऊपर आते हैं, हेड टैग के बाहर आ सकते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पे आके अपना टैग ऐड करते हो स्क्रिप्ट के नाम से। अब इसके अंदर आकर आप क्या काम कर सकते हो, इसके अंदर आकर आप लोग अपनी सारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिख सकते हो इस टैग के अंदर आकर। लाइक आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे आप, ये आपका एक तरह का स्टाइल टैग बन चुका है जिसके अंदर आप सारी सीएसएस ऐड कर सकते हो। ये हमारा एक स्क्रिप्ट का टैग है जिसमें आप अपनी सारी जेएस को ऐड कर सकते हो। एक बेसिक सा कोड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आके, console.log hello world। जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, और ब्राउजर अगर हम लोग अपना चेक करें तो आप लोग देखोगे मुझे मेरे कंसोल में दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। console.log जो है ना, ये जो हमारे पास एक कीवर्ड है, कह लो एक तरह का कीवर्ड है, जिससे हम लोग अपने कंसोल में अपनी जेएस को लिख सकते हैं, अपनी जेएस को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी सी लैंग्वेज में करते थे। क्या कहते हैं सी लैंग्वेज में? प्रिंट एफ कहते हैं, सी प्लस में हम लोग आउट कहते हैं, सी आउट जो कहते हैं उस चीज को। तो उसी तरह के हम लोग यहाँ पे आके console.log कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे जो है ना खत्म कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो है ना प्रेसिडेंस के बारे में देखा था, प्रेसिडेंस याद है किसी को? हाँ जी बता रहे हैं, यस सर। हाँ
ओके मैं अगर इंटरनल इनलाइन सीएसएस देता हूँ और एक्सटर्नल सीएसएस देता हूँ तो कौन सी प्रेसिडेंस लेगी, कौन सी अप्लाई होने वाली है? इनलाइन अप्लाई होने वाली है। और अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल देता हूँ तो कौन सी अप्लाई होने वाली है? इंटरनल अप्लाई होने वाली है। क्यों, वजह क्या होगी उस इंटरनल वाले की? ज्यादा नजदीक होगी। सही बात कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पे लिखी है इंटरनल या एक्सटर्नल, जो लास्ट पे आएगी वो होगी। कुछ ये होता मेनली ये है कि आपने अगर अपना लिंक डाला हुआ है और पहले आपने अपना लिंक डाला और उसके अंदर आपने अपनी स्टाइल और सीएसएस ऐड कर दी है, ठीक है, वो लिंक होगी। बट उस लिंक के बाद अगर आपने अपना स्टाइल का टैग ऐड कर दिया है तो पिछला लिंक ओवरराइट हो जाएगा, स्टाइल का वाला टैग हमारा अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने पहले अपना स्टाइल का टैग डाला, बाद में अपना लिंक डाला है, तो फिर आपका वो लिंक वाली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारी जो जेएस है उसमें भी कुछ उसी तरह का सीन है। हम लोग जो जावास्क्रिप्ट है ना हमारी, इसको प्रेसिडेंस देते हैं कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ console.log और hello world, और डेवलपर्स अक्सर यूज करते हैं यहाँ पे बॉडी के एंड पर। यहाँ पे आके वही console.log वापस से वही hello world at end of body। सही है, कुछ इस तरह से हमने काम किया है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं तो आप लोग चेक करेंगे hello world at end of body। हमारे पास ये दोनों console.log तो आ रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग ये चीज देखोगे कि हम लोग इन दोनों में फर्क क्या हुआ है। ऐसे प्रिंट तो दोनों ही हो रहे हैं और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, पहले ये वाला आ गया उसके बाद ये वाला आ चुका है, बट यहाँ पे इनका बहुत फर्क आ जाता है। फर्क किस तरह से आ जाता है? अगर आप लोग फिलहाल के लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट का कोड ऐड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आके अपना कोड कुछ ऐड करता हूँ इस तरह का, जिसके अंदर लॉजिक लगा पूरा, क्या होगा, ये वो उस लॉजिक को रेंडर करने में टाइम लगा लेगा, मेरा वेब पेज रेंडर नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। तो अगर वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करे, इसका मतलब ये है डॉक टाइप पहले, फिर एचटीएमएल, उसके बाद फिर हेड, फिर मेटा, फिर मेटा, फिर मेटा, फिर स्क्रिप्ट। तो अगर स्क्रिप्ट में उसको टाइम लग गया रेंडर होने में, तो मेरा वेब पेज कहाँ गया? फिर वो तो रेंडर नहीं होगा ना, क्योंकि वो उस पर टाइम लगा रहा है अभी। तो इसलिए हमेशा क्या काम करते हैं, आपका जो भी लॉजिक है ना, अगर आपने अपनी जेएस को लिंक करना है, आप हमेशा बॉडी के एंड पर करते हो, ताकि हमारा वेब पेज जो है ना वो वहां पर टाइम ना लगाए रेंडर होने में। हमारी स्क्रिप्ट एंड पर चली जाएगी। फिर लॉजिक जो होगा वो रेंडर करेगा, बट एंड पर जाकर वेब पेज हमारा जो बार बार लोड नहीं होता रहेगा वहां पर जाकर। डन है? तो हमें जो है हेड के अंदर नहीं डालनी, यहाँ पे आके ये चीज हम लोग इसकी चीज को ऐड करेंगे अपने यहाँ बॉडी के बिल्कुल एंड पर, ताकि ऊपर पूरा का पूरा जो वेब पेज है वो सेटल हो जाए। अब इधर आते हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपना एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड नहीं करूंगा, मैं स्क्रिप्ट कॉलन src करूंगा। मैं अपनी एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर मेरी सारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो पड़ी होगी। तो एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं आकर, जिसका नाम मैं रखूंगा index.js। index.js कहते हैं और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, इसका src में उसका पाथ दे देंगे। क्या पाथ बनेगा इसका? सिंपल इसका नाम लिख सकते हैं, तो वो लिंक हो चुकी है यहाँ पे आके। अब अगर इसके ऊपर इस फाइल के अंदर आकर मैं कोई भी console.log करता हूँ ना, hey how are you, सेव करें ब्राउजर में, तो आपको वो hey how are you दिख रहेगा ब्राउजर में आपके। ठीक है, तो लिंकिंग समझ आ गई इन सब चीजों की, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन समझ आई हमें कि क्यों हमें एंड पर रखना है कोड को। डन है? अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें प्योर एरर्स आने वाले हैं। हमारे पास एचटीएमएल के अंदर कोई एरर नहीं होता था, सीएसएस के अंदर कोई एरर नहीं होता, बट यहाँ पे हमारे पास एरर होने वाला है। एरर किस तरह का होने वाला है? अगर मैं यहाँ पे आके बीच में ये कर दूं, एक एरर आ चुका है, एरर है। अगर मैं सेव करूं ब्राउजर में आऊं, वो अनकॉट है, बोलेगा मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। हमें यहाँ पे आके एरर आने वाले हैं। अब इधर इनको एरर को तो खैर बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको पता है मेनली किन चीजों के एरर्स आते हैं? आपको मेनली एरर्स आते हैं अपनी ब्रैकेट्स के, आपको एरर्स आते हैं अपने इन डबल कोट और सिंगल कोट्स के। जैसे आपको सी या सी प्लस में आते थे, सेमी कॉलन का आ जाता था अक्सर आप लोगों को वहां पर, जो बहुत मसला करता है। बट यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन मसला नहीं करता, स्पेस का भी नहीं आएगा। सेमी कॉलन यहाँ पर हमारा मसला नहीं खड़ा करता। आप ऐसे करोगे वो आपका वो फिर भी एग्जीक्यूट करेगा कोड। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना बस इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा सा बेहतर हो। हमारा कोड हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा ये लाइन जो है वो एंड हो चुकी है, बस इसलिए, वरना इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे आके। क्या है? वही ना कि इसमें ये जो है, इसमें छोटी छोटी गलतियों पर हमें इतना ज्यादा एरर नहीं देती है, लॉजिक पर एरर देगी। अब देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा लॉजिक ऐड कर रहा हूँ, एक अपना फंक्शन बना रहा हूँ।
और इस फंक्शन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या चीज है। फंक्शन के ऊपर आगे डिफरेंट क्लासेस आने वाली हैं, बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका सिनेरियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। अभी आपको बस इसका बता दूं कि फंक्शन एक ऐसा लॉजिक होता है जो कि फौरन से रन नहीं कर जाता। जैसे मैंने हे हाउ आर यू लिखा, क्या हुआ मेरे कंसोल में वो फौरन से प्रिंट होकर आ गया था, हे हाउ आर यू, ऐसे ही है ना। बट फंक्शन कुछ ऐसी चीज होती है कि आप उसको एक बार लॉजिक को रख लेते हो, फिर आपकी मर्जी आप उसको जब मर्जी कॉल करवाओ, उस टाइम पर जाकर वो रन करेगा। मेरी मर्जी मैं उसको बटन के क्लिक करने पर कॉल करवाऊं, मेरी मर्जी मैं उसको अपने माउस की मूवमेंट पर कॉल करवाऊं, मेरी मर्जी मैं उसको स्क्रॉल के ऊपर कॉल करवा दूं। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आपका सारा लॉजिक पड़ा, बट वो तब तक कॉल रन नहीं करेगा, तब तक आपको शो नहीं होगा जब तक आप कोई इवेंट फायर नहीं करते, उसको कॉल नहीं करवाते फंक्शन को। तो मेरी फंक्शन का नाम यहाँ पे आके क्या है, नेम, और पैरामीटर में मैं कोई चीज ऐड नहीं कर रहा। इसके अंदर आकर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, हेलो, एक स्ट्रिंग के अंदर, हेलो दिस इज माय नेम। मैंने एक तरह का फंक्शन ऐड किया हुआ है यहाँ पे आके, जिसके अंदर सिर्फ मैंने कंसोल डॉट लॉग ऐड किया है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग बाहर ऐड करता हूँ, हेलो दिस इज माय नेम वैसे आ जाएगा, आ रहा है। बट अगर मैं यही चीज जो है अपने फंक्शन के अंदर ऐड करता हूँ ना, आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे अब वो आया नहीं है, अब वो वेट कर रहा है। जब मैं मेरे फंक्शन को कॉल करूंगा वो तब रन करेगा, ऐसे रन नहीं करेगा वो। क्या होता है, मैं आता हूँ मेरे बटन के ऊपर यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके ऑन क्लिक करता हूँ। ऑन क्लिक से क्या पता चल रहा है कि क्या होगा, ऑन क्लिक, क्लिक होगा तब काम करना है। जैसे क्लिक होता है मैं मेरे उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ। लेट्स सपोज क्या नाम था मेरे फंक्शन का, नेम, और आप इसको कुछ इस तरह से कॉल करवाते हो। अब इतने से लॉजिक में हमने काम ये किया है कि जैसे उसके ऊपर क्लिक होना, तब हमारा आना चाहिए हमारे कंसोल के अंदर जो भी हमने वहां पर लिखा होता है, हेलो दिस इज आवर नेम, जो भी है इधर आया। और जैसे मैं करता हूँ क्लिक, नेम इज नॉट अ फंक्शन, वो कह रहा है, पहले तो मैं देख लूं कि नेम इज नॉट अ फंक्शन वो मुझे क्यों कह रहा है। मेरा नेम फंक्शन तो है, बट वो फिर भी मुझे कह रहा है नेम इज नॉट अ फंक्शन। आई गेस मैंने कॉल उसको ठीक नहीं किया। हाँ, एक सेकेंड। खैर, मैं इसको ऐसे ही कॉल करता हूँ। ऑन क्लिक जैसे ही होता है तो आप क्या काम करें, हमारे इस नेम को या फिर इसका नाम हम लोग चेंज करते हैं माय फंक्शन, कुछ इस तरह से, दिस इज माय नेम, और उसके बाद इंडेक्स रोटेशनल के ऊपर आकर माय फंक्शन, दिस इज माय नेम। ठीक है, क्या है, मैं फिर बाय डिफॉल्ट मेरा नहीं आया दिस इज माय नेम, मैं जैसे आके क्लिक करता हूं इसके ऊपर, क्या हुआ, हेलो दिस इज माय नेम आ रहा है, नीचे आ रहा है कंसोल में। फिलहाल हम काम कर, वेब पेज मैंने आपको बताया काम नहीं करो, मोबाइल रख दो, गेम नहीं खेलनी, मोबाइल रख दे। कौन सी खेल रहे हो, हाँ फिर अच्छा है। तो क्या चीज है, ये वेट कर रहा है किसका, यूजर का। हम लोग अपनी जेएस को यूज करते हैं यूजर के साथ इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बस यूजर कोई काम करता है उसका उसको रिस्पांस देने के लिए हम लोग काम करते हैं। ऐसी यूजर आए मेरी एप्लीकेशन को देखे, वो प्योर एचटीएमएल सीएसएस हो जाएगी। मेरी एप्लीकेशन जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करनी चाहिए, इसलिए हम लोग अपनी जेएस को यूज करते हैं। डन है, ये मैंने आपको थोड़ी सी बस इंट्रोडक्शन दिखाई है कि आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो काम करेगा। इसी तरह किसी के साथ अगर मैं आपको और इवेंट यूज करता हूँ, लेट्स सपोज, तो उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे, और किसी लिए करना है। माउस ओवर, ऑन माउस ओवर एक और इवेंट होता है हमारे पास, याद ही रखें इवेंट में आपको बस सिनेरियो दिखा रहा हूँ इसका क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आके माउस ओवर एक ऐसा इवेंट है जो इसका ये मतलब है कि जैसे आप अपना माउस उसके ऊपर लेकर जाते हो, मींस होवर जो सीएसएस के अंदर होता था। मैंने क्या काम किया, मैं बोलूँ कि जैसे मैं अपना माउस मेरे बटन के ऊपर लेकर आता हूँ, क्लिक नहीं करना, लेकर आता हूँ, तो क्या हो यहाँ पे वो रन होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ और मैं जैसे आता हूँ, ये आया मेरे कंसोल में, मैं फिर दोबारा आता हूँ, आप देखोगे वो 2 बार आ चुका है, सामने 2 लिखा हुआ आ रहा है, हटाता हूँ फिर आता हूँ, 3 4 5। तो क्या हो रहा है, जितनी बार मैं उसको यूज कर रहा हूँ ना, उतनी बार जो है ना वो मेरा फंक्शन एक रन कर रहा है। ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। आप क्या काम कर सकते हो, आप और अगर इवेंट ऐड करते हो, जैसे हमारे पास एक इवेंट होता है माउस अप, माउस की अप और माउस की डाउन का, हर एक आपकी जो जावास्क्रिप्ट है ना उसके अंदर हर एक चीज आपका इवेंट है। आप कोई भी काम कर लो आपका वो इवेंट ही काम है, आपका वो एज एन इवेंट काम करता है। आपने क्लिक किया हुआ है, ये आपका एक इवेंट है, आपने छोड़ दिया है, ये भी आपका एक इवेंट है। आप मूव करो, आपका ये इवेंट है, आपने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया, ये आपका एक इवेंट है। हर एक चीज आपकी इवेंट है। अगर आप इसको छोटा कर रहे हो, आपका एक इवेंट फायर हुआ है, आप इसको वापस बड़ा कर रहे हो, ये भी आपका एक इवेंट फायर हुआ है। हर एक चीज आपकी इवेंट है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक और मैं आपका बना रहा हूँ,
माउस इधर मैं आपके अपना फंक्शन इवेंट ऐड कर रहा हूँ ऑन माउस डाउन। ऑन माउस डाउन का बताया क्या मतलब है? ऑन माउस डाउन का ये मतलब है कि जब मेरा बटन प्रेस हुआ होगा, मतलब दबा के रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है अभी तक, माउस डाउन का ये मतलब है। और एक हमारे पास होता है ऑन माउस अप, जैसे मैंने छोड़ दिया, दोनों सेपरेट इवेंट है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने कुछ और फंक्शंस बना रहा हूँ, एक और फंक्शन बनाते हैं और इसमें इसके अंदर आकर लिखते हैं माउस की इज अप, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, वही चीज है आपका जो यहाँ पे, अगर जब आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन सेट करते हो वो दिखाता है हमें ये चीज। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर आते हैं कंसोल डॉलर, इसके ऊपर आकर एक लिखते हैं सिंपल कि नाउ द माउस की इज अप, ठीक है, नाउ द माउस की इज अप। और उसके बाद इसके ऊपर आकर मैं लिखता हूँ नाउ द माउस की इज डाउन। बस इतना सा काम करेंगे, कंट्रोल सी करते हैं और इसके ऊपर आकर यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी, बट अप की जगह डाउन। ओके, ये तो अब इसका मैं नाम कुछ और रख देता हूँ, माउस की इज डाउन। तो मेरे पास इस टाइम पे दो फंक्शंस हैं, माउस की इज डाउन और माउस की इज अप, और मैं इन दोनों को कॉल करवाने वाला हूँ मेरे इन इवेंट्स के ऊपर। माउस डाउन के ऊपर मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया, क्या होगा मेरे फंक्शन का नाम? मैंने मेरे फंक्शन का नाम रखा ना अभी, क्या है? माउस की इज डाउन। मैं सिर्फ इसको कॉल करवाने वाला हूँ, कंट्रोल सी करते हैं और इसको यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। और इसके साथ आकर मैं अपना एक और इवेंट फायर करता हूँ यहाँ पे आके, ऑन माउस अप। और इधर आकर मैं अपने दूसरे फंक्शन को कॉल कराऊंगा। वो कौन सा फंक्शन है? ये ऑन माउस की इज अप। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, और ये डन है। अब देख लो मैं अपने एक ही बटन के ऊपर जो है ना मल्टीपल इवेंट्स फायर कर रहा हूँ। जो इवेंट आप देखते हो ये है आपके अक्सर जो आप वाईफाई अपना कनेक्शन डालते हो यहाँ पे आके, आप उसको डिस्कनेक्ट करें। आप जब हम पासवर्ड एंटर करते हो वहां पर जाकर, अब वो आपका एक बटन आ रहा था, क्लिक करके रखते हो, क्या होता है फिर हमें वो आपका पासवर्ड शो करवा दे, डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे छोड़ते हैं क्या होता है, वापस ऐसे पासवर्ड में आ जाता है हमारे पास। मैं यहाँ पे कुछ उस तरह का काम कर रहा हूँ। मेरे पास ये दोनों कंटेंट आना, ये दोनों चीजें लिखी आनी चाहिए, नाउ द माउस की इज डाउन, नाउ द माउस की इज अप। मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, आप लोग देखो कि नाउ द माउस की इज डाउन, ठीक है। मैंने अब तक छोड़ा नहीं है इसको, मैं छोड़ रहा हूँ, नाउ द माउस की इज अप, ठीक है, डाउन डाउन। ये जो है ना वही मुझे भी याद आया। तो ये जो चीज है ना हमारे पास सारी, हर एक चीज हमारी इवेंट काम कर रही है। सिर्फ आपको इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि इवेंट्स चीज क्या होती है। आप कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म करते हो, यूजर कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म करता है, वो आपका इवेंट है। और देख लो, अगर यूजर है और यूजर जो है उसको ये करने में मजा आ रहा, तो क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन क्रैश भी कर सकती है वहां पर जाकर। हमारा जो है, हमारा एक फंक्शन बार बार जब फायर होता रहेगा, क्या हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी? एक ही प्रोग्राम को बार बार फायर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या होगा? वो क्रैश कर सकती है एंड पर जाकर। तो इस तरह की चीजें प्रेफर नहीं की जाती, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि ये है, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको वापस उसी रिएक्ट वाले कोर्स में लेकर जा रहा हूँ। आज हम लोग इतनी ज्यादा इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर चीजें क्या क्या हो सकती हैं। रिएक्ट कोर्स ओपन विद कोड, और यहाँ पे आएगी गाइस, हम लोगों ने जो है ना एक इवेंट फायर करवाया था कभी, प्रोजेक्ट्स को खत्म करते हैं, आई थिंक गेस हुक्स में हमने किया था, बिल्कुल यूज इफेक्ट के अंदर हमने किया था, यूज इफेक्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे हमने ये हमने किया था, बिल्कुल यही काम किया था हमने। तो मैं अपनी इंडेक्स और जेस के ऊपर आकर बस कॉल करवा रहा हूँ। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बस अपना एक और इवेंट दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। वो होने वाला है मेरा यूज इफेक्ट कंपोनेंट। यूज इफेक्ट कंपोनेंट, ये और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट करवाओ मेरे यूज इफेक्ट कंपोनेंट को यहाँ से आके, ठीक है। और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, npm स्टार्ट। एक कमांड होती है रिएक्ट में आप जो यूज करते हो, आपकी अपनी एप्लीकेशन जो वो ताकि स्टार्ट हो जाए। इसको स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमने ये काम किया था कि हमारी जो विंडो का साइज है ना वो हमें पता चल सके कि अगर वो छोटी बड़ी होती है तो उस टाइम पे उसका साइज क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, ये हमारी स्टार्ट हुई है। तो इस टाइम पे मेरी विंडो का जो साइज है वो 1280 पिक्सेल्स है, इसकी विड्थ है ये, ठीक है। मैं जैसे इसको छोटा कर रहा हूँ, एक इवेंट है ये, छोटा किया, अब इसका साइज क्या होगा, अब इसका साइज, इसको अगर रिलोड करते हैं तो 502 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करता हूँ तो फिर उसका साइज और उसके मुताबिक चेंज होगा। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ 724 हो जाएगा यहाँ पे आके। क्या मैं आपको वो बाद में दिखाता हूँ। मैं पहले एक चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कोड में के अंदर, सिर्फ एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो चीज है ये दिखे प्रॉपर। अच्छा, ये रीसाइजिंग विंडो वाला जो है वो मैंने कॉल नहीं करवाया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा हमारा इवेंट लिस्टर वाला, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टर, ये ताकि मैं जैसे जैसे रिसर्च करूँ वो वैसे मुझे बार बार रिलोड ना करना पड़े इस चीज को, ये इसलिए है। देखिए बड़ा करें, 724 से बड़ा किया 1280 हो गया, छोटा किया, ठीक है 724। इसको अगर मैं ऐसे मूव करता जाता हूँ, देख लो वो साथ साथ जो है वैसे ही मुझे बता रहा है कि यार इसकी क्या है साइज, इसका क्या है। अब देखो मैं एक यूजर हूँ और मुझे ये करने में बड़ा मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा यार यहाँ पे इस मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता चला कि अच्छा यार इसका साइज इतना मैंने किया तो इसका साइज इतना हो चुका है, ये किया तो इसका साइज इतना हो चुका है, ठीक है। बैकएंड पर उसका पूरा का पूरा जो है ना लॉजिक लगा हुआ है, फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, ऐसे ही है ना, बार बार एक फंक्शन, बार बार एक इवेंट फायर हो रहा है, तो क्या होगा, एट द एंड एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है फिर वहां पर जाकर। यूजर अपने शुगर में लगा रहेगा और हमारी एप्लीकेशन का वो बेड़ा गर्क करेगा यहाँ पे आके। देखिए अक्सर ऐसा यूजर्स करते हैं यार, ये देखिए ना, ये है ऐसे मूवमेंट करें, वो अब इतने से काम में इतनी देर में मैंने ये 100-200 बार फायर कर दिया है। ये एक इवेंट रीसाइजिंग का इवेंट होता है हमारे पास, मैंने 100-200 बार इस इवेंट को फायर कर दिया इतने से काम में। जब इतना मैंने काम कर दिया है क्या होगा, वो उसको क्रैश कर सकता है। एक सेकंड रुके, ये देखो मैं कितनी बार फायर कर रहा हूँ। अब आप लोग को मैं स्प्रेड करके भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी बार मेरे इवेंट को फायर किया है। इवेंट फायर हो गया, कितनी बार फायर हो गया, क्रैश मैं आपको बताता हूँ ना, अभी दिखाए, देखते हैं। ये देखें कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है यहाँ पे कि जैसी विंडो रीसाइज होती है ना, तो आपने कंसोल में प्रिंट करवा के देनी है चीज के रीसाइजिंग विंडो, ठीक है। ये लॉजिक लगाया हुआ है, एक बार छोटा किया एक बार प्रिंट होगा रीसाइजिंग विंडो, हो गया एक बार प्रिंट। इसको मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, आप लोग देखोगे वो रीसाइजिंग विंडो होता जा रहा है, बार बार रीसाइजिंग विंडो वहां पर कॉल होता जा रहा है, ठीक है। जब कॉल होता जा रहा है वो मेरा इवेंट एक बार फायर होता ही जा रहा है, जब इवेंट फायर होता जा रहा है वो क्रैश कर सकता है, कर दे क्रैश, फिर मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगर मैंने क्रैश कर दी तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये सारे काम हम लोग जेस के अंदर रहकर करते हैं। हर एक चीज आपकी जेस के ऊपर इवेंट का काम करती है। आपने बस अगर अपने यूजर के साथ अगर इंटरेक्शन बढ़ानी है ना, आप अपने इवेंट्स को यूज करोगे, आप अपने फंक्शंस को यूज करोगे। बाउंसर समझ आ गई, ठीक है। सम तभी पासवर्ड वगैरह लगाते 2-4 बार लगाते, उसके बाद वो टाइम मांग रहा है, इसमें ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकता है इसका कि आप अगर पासवर्ड गलत ऐड कर देते हो तो फिर आप कहते हो कि नहीं आप सही पासवर्ड डालोगे, आपको इतना टाइम मिल जाता है, इस टाइम के बाद आप क्या आप करते हो, सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। हाँ क्रैश नहीं होती, ये क्रैश एक सेपरेट चीज है, ये क्रैश नहीं कर रहा हमारी, इस तरह से क्रैश नहीं हो रही लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बाहर आ जाकर लगाया जा सकता है, बट जो हमारा यूजर है जब आप कहोगे कि बाहर आ जाए वो और तंग करेगा, वो भी यूजर है ना आगे बैठे। खैर इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे आके, हमने बस इसका थोड़ा बहुत सिनेरियो देखे कि क्या क्या इसके अंदर काम हो सकता है। ये काम फ्रंट एंड की बात की कर रहा था मैं, क्योंकि ये मेरा यूआई चल रहा है इस टाइम पे, बैक एंड वो एक सेपरेट चीज है, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, बस फिलहाल फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं। चलेगी मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं। तो अब वापस चलते हैं 24 के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अब वहां पर आते हैं वापस। तो हमने देखा है कि इवेंट, इसके अंदर इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब इसको जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। सारी चीजें मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आगे, कोई भी मेरे पास मेरी जेस नहीं है, मुझे जेस का कख नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग बस इसका इंट्रो देख रहे थे कि क्या क्या इसके अंदर चीजें हो सकती है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, हेलो दिस इज जेएस, कंट्रोल एस करें, सेव करें और ब्राउजर में आए, आपके कंसोल में दिखेगा हेलो दिस इज जेएस, ठीक है। प्रिंट होके आ रही है हमारे पास एक चीज। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो
क्या थे वेरिएबल्स? वैल्यूज के 3-4 फीचर्स मैंने बताए थे कि वैल्यू क्यों हम लोग अपने वेरिएबल्स को यूज करते हैं, एक एक करके फीचर्स बताते जाएं। वेरिएबल्स के हमने फीचर्स देखे थे ना, वेरिएबल्स क्या काम करते हैं सीएसएस के अंदर, सारे वही यही यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। वेरिएबल्स के फीचर्स मुझे बताएंगे क्या है। ठीक है, मैं जेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें कौन से होते हैं, लेफ्ट होते हैं, बैर भी होते हैं, मुझे आज पता है इस चीज का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ सीएसएस के अंदर वेरिएबल्स क्या काम कर रहे होते थे, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ। प्रॉपर्टी देते थे हम लोग, ठीक है, और कह सकते हैं कि उसके अंदर हम लोग क्या काम करते थे, आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, किसी एक वेरिएबल को आपने कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, आप उसके बाद आप अपने उस वेरिएबल को कहीं भी कॉल करवाओ, आपकी वो प्रॉपर्टी काम कर रही होती है, ऐसे ही है, यही काम था उसका। उसके बाद ये इसका एक फीचर था कि आप अपने वेरिएबल को एक बार कॉल करवा दो, उसके बाद आप जो है आपने अगर 10-12 बार अपने उस वेरिएबल को कॉल करवाया हुआ है, आप वेरिएबल में कोई चेंजिंग करो वो 10-12 बार चेंज खुद ही हो जाएगा। एक फीचर ये था, सारे लॉजिक यही यहाँ पर भी यही यूज होने वाले हैं। वेरिएबल्स एक तरह का सिर्फ कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है हम लोग एक वैल्यू स्टोर करते हैं, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सीएसएस के अंदर हमारे पास वो वैल्यूज थी हमारी प्रॉपर्टीज सीएसएस की, बट यहाँ पे वैसे वो नहीं होने वाली है, यहाँ पे हमारे पास उसके लॉजिक की प्रॉपर्टीज होने वाली है। हम लोग वो लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कोई नंबर हो जो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हो सकता है हमारे पास एक सेंटेंस हो जो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हो सकता है हमारे पास ट्रू फॉल्स की एक वैल्यू जो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई हो सकता है हमारे पास बाइनरी हो 0101 जो होता है हमारे पास, वो एक वैल्यू हमने वो स्टोर करवाई एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का लॉजिक सिर्फ यही है कि वो एक कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, बस। वेरिएबल में अपना फंक्शन स्टोर करवा सकते हो जिसको आप एरो फंक्शन बोलते हैं, आगे देखेंगे सब चीजें, ठीक है। ये एरो फंक्शन वो चीज नहीं जहाँ जहाँ एरो लेके जाओ, वो एरो फंक्शन बिल्कुल एक सेपरेट चीज होती है, वो उसको जो आप बात करें वो कर्सर होता है, एरो नहीं होता, ठीक है। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको वहां पर कर्सर बोलते हैं। अब यहाँ पे आके मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं अपना वेरिएबल बना रहा हूँ वैर करके, क्योंकि फ्रंट में भी अपनी सीएसएस में हमने वैर करके देखा था, ऐसे ही है ना। वैर के बाद हम लोग क्या काम करते थे, अपने वेरिएबल का नाम लिखते थे। मेरे वेरिएबल का नाम यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, क्या यहाँ पर हाइफन का साइन नहीं आएगा, ये इसका सिंटैक्स। अब इसके सिंटैक्स को हम देख रहे हैं, बस वैसे हमारा वेरिएबल बनेगा, उसके बाद हमें अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। मेरे वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज है नेम, वेर नेम, और बस सेव कर दिया। अब यहाँ पे आके जो है ना मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। console.log करता हूं मैं यहाँ पे आके, और मैं अपने उस वेरिएबल को जो है ना कॉल करवा रहा हूँ इस console.log के अंदर। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया console.log का मतलब होता है कि प्रिंट हो रही है आपकी कोई वैल्यू, ऐसे ही है ना। तो मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से और उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ console.log करके। तो अब देखिए जरा कि मुझे मेरे कंसोल में क्या चीज दिखती है। इसको एक बार आकर रिलोड करते हैं तो आप लोग देखोगे एक एम्प्टी चीज आई है, कुछ भी नहीं है, ये एक एम्प्टी है। उसने एरिया अपना कवर किया लेकिन ये एम्प्टी है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिकॉज हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है। लेट्स सपोज मैं इसको आता हूं where name is equals to, इसका सिंटैक्स ये है, जो हमारे पास यहाँ पर is equals to होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट टाइम जो है ना नोट्स भी ले आया करना, क्योंकि काफी इसके अंदर जो है बीच में टर्म्स आने वाली हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छा होगा कि आप लोग याद कर लो, क्योंकि यही सारी टर्म्स इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं। तो हमारे पास जो इज इक्वल टू का साइन होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आप इसके थ्रू क्या काम करते हो, वैल्यू असाइन करते हो आप किसी भी अपने वेरिएबल को। तो मेरा वेरिएबल है नेम और मैं उसको यहाँ पे आके वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, वो वैल्यू हो सकती है एक हारिस, मेरा नाम, ऐसे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। बट ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये एरर आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, क्या कह रहा है, कुछ एरर आ रहा है, हारिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो हारिस को जानता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ना जानता हो, लेकिन फिर भी हारिस को वो नहीं जानता। यहाँ पे क्या सीन है, होता मेनली यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर अपने ऐड करने हैं, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, string स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज देखी तो उसमें आप देखते हो कैरेक्टर्स का जो सेट होता है आपका पूरा, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अल्फाबेट्स का आपका जो भी सेट होता है पूरा, उसको आप स्ट्रिंग बोलते हो। तो आपका पूरा का प्रोजेक्ट यहाँ भी आप देखोगे 5 कैरेक्टर का एक सेट बना हुआ है, ऐसे ही है। आप इसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ऐड करते हो कुछ इस तरह से, वरना वो काम नहीं करेगा। कंट्रोल एस किया आप अगर मैंने इस चीज को आकर, और अब अगर आकर मैं इसको सेव करके ब्राउजर में, तो अब वो बोल देगा हारिस यहाँ पे आ रहा है प्रिंट करके, अब वो कोई एरर नहीं दे रहा। हाँ, नंबर के लिए हमें जरूरत यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता हूँ और मैं अपना एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मेरा नंबर। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है,
इसलिए मैं आप इस तरह क्योंकि नाम यूज कर रहा हूँ कि हम लोग हमें पता हो कि कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियस है नाम प्रोफेशनल यूज करना है। मेरा नंबर कोई प्रोफेशनल नाम नहीं है, बट यूज किया जा सकता है। पहला कैपिटल लेटर या एक अब 1 to ये जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आगे भी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है ना अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, खासतौर पे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 केसेस को यूज करते हैं। अब वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? कैमल केस, पास्कल केस और कबाब केस। ये 3 केसेस होते हैं हमारे पास। कैमल केस क्या चीज होती है? कैमल केस होता है हमारे पास, आपका पूरा का पूरा जो एक नाम है ना, आप उसमें कोई स्पेस ऐड नहीं करोगे, ठीक है? उसके अंदर आप अपना कोई भी स्पेस ऐड नहीं करोगे, आपका पहला पूरा का पूरा वर्ड स्मॉल होगा, अगले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि मेरे वेरिएबल के, मैं अपने वेरिएबल का नाम बहुत ज्यादा बड़ा रखता हूं कि मेरा नाम हारिस है। एक मेरे वेरिएबल का नाम है, मेरा नाम हारिस है। आप जितना मर्जी बड़ा अपना वेरिएबल बना लो, बट मेरे वेरिएबल का नाम है, मेरा नाम हारिस है। आप लोग अपने इस वेरिएबल को देखो, इस पूरे वेरिएबल को देखो, तो इसमें जो फर्स्ट पूरा का पूरा वर्ड है वो क्या है? स्मॉल है। उसके बाद अगले हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है। ये होता है हमारे पास हमारा कैमल केस। कैमल केस इसको बोलते हैं, इसको कैमल केस बोलते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, आप लोग मोस्टली अपनी जेएस के अंदर इसी केस को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद एक आता है हमारे पास हमारा पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है, आपका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, पहले वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होगा। मेरा, या फिर मैं ऊपर वाले को कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी और इधर आकर पेस्ट, बट इसका एम फर्स्ट वाले का भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? और ये है इज इक्वल्स टू, इसको मैं कहता हूं इज इक्वल्स टू मेरा पास्कल केस। पास्कल केस, ये एक पास्कल केस होता है। अब इसके बाद एक और केस आता है जो कि होता है हमारे पास हमारा कबाब केस। मैंने इसका नाम कबाब केस ही है, मैंने नहीं रखा, ये इसका प्रोफेशनल नाम ही है कबाब केस। इसमें क्या होता है, आपका हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, बल्कि पूरा हर वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड ही आपका स्मॉल होता है। मेरा नाम हारिस है, ये कबाब केस है। ये है इज इक्वल्स टू, ये क्या है? कबाब केस। हम लोग मेनली अपनी पूरी जेएस के अंदर जो है ना, इन तीनों केसेस को यूज करते हैं अपने वेरिएबल्स बनाने के लिए, अपने फंक्शंस बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग इन तीनों को यूज करते हैं। और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं हमेशा कैमल केस। सर ये अंडरस्कोर और जो माइनस का साइन ये नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं बिल्कुल, वो भी यूज कर सकते हैं, और वो भी हमारे पास कबाब केस में ऐड होता है। वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और वो भी कबाब केस में आता है आपका, ठीक है? सारी डेटा टाइप यूज होने वाले हैं, हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये इतना सा बता रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? वेरिएबल्स में आपके पता चल गया किस तरह से हमारे वेरिएबल्स बन रहे होते हैं। सर नंबर भी यूज कर सकते हैं, जैसे नेम 1 नेम 2 और 1 पहले लिख दिया जाए, ऐसे नहीं कर सकते? 1 पहले लिख दिया जाए मतलब? यानी नेम सम टाइम हम करते हैं ना, वेरिएबल को नेम देते हैं दो। अच्छा हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप काम नहीं कर सकते हो। वेर 1 आप ये बात कर रहे हो, वेर 1 ये आप काम नहीं कर सकते हो। आपका नंबर, आपके किसी भी नंबर से आप अपना वेरिएबल नहीं बना सकते कभी भी, रूल है इसका। क्या? नेम लिख के आप क्या, नेम 1 ये कर सकते हो, बट 1 नेम नहीं कर सकते हो। और साथ में आपको अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर से भी अपना कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ये भी मसला करता है, ठीक है? @ हो गया या कुछ भी इस तरह का काम हो गया, आप उसके थ्रू अपना वेरिएबल नहीं बना सकते हो। आपके लिए बेस्ट यही है, आप अपना कैमल केस यूज करें, क्योंकि मैं मेनली इसी को यूज करूंगा आगे, कैमल केस। हाँ, अब ये जो चीजें है ना, फ्लोट इंटीजर, वहां हमारी जो दूसरी लैंग्वेज वहां पर ये फ्लोट इंटीजर होता था, यहाँ पर इस चीज को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग क्या चीज है? जो हमारे पास है एक कंटेनर जिसके अंदर पूरा का पूरा कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, पूरा एक सेट पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं। अब ये 5 कैरेक्टर्स है मेरे पास, अल्फाबेट्स हैं, एक मेरे पास स्ट्रिंग है। लेकिन अगर जो है ये एक नंबर होता, 12 होता, तो ये मुझे किसी भी अपने कोड के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं थी, सिंगल या डबल कोड में, ठीक है? करते तो भी फिर एज एन स्ट्रिंग काम करेगा, मसला नहीं करेगा, बट वो भी फिर एज एन हमारा स्ट्रिंग काम करने आएगा। कुछ ऐसा से हम लोग कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा हमें, बट वो भी एज एन स्ट्रिंग काम करेगा। बट इन सब डेटा टाइप्स के ऊपर आगे पूरी क्लास है, सिर्फ आपको हल्की फुल्की ऊपर से नो हाउ दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी की पूरी एक वेरिएबल्स के ऊपर होने वाली है, कि वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से असाइन हो सकते हैं, किस तरह से उनको प्रिंट करवाया जा सकता है, वो सारे काम, ठीक है? मंडे तक आपने मुझे क्या काम करना है, मेरी टेम्पलेट मुझे बनाकर देनी है पूरी। मैं शेयर कर रहा हूँ ना अभी,
जो कल मसला आ रहा था ना, आपने नहीं पूरी की किसी ने भी, तो आप लोग वो करें। नहीं, हाँ अच्छा देखते हैं, ये है तो ये, इसको हम लोग यहाँ पे आके अब एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे।